हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्तमान समय में यूपी टीजीटी 2026 को टारगेट करके मैराथन क्लास और मॉडल पेपर चला रहे थे, जिसमें से 9 से 10 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। उसकी क्लास कंप्लीट हो गई है और मैराथन का भी आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है, जिसमें से 250 प्रश्नों को हमको डिस्कस करना था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं अंत में माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टिक और ट्रिप्स दूंगी जो परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप नहीं देखें तो पछताना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट्स इकोनॉमिस्ट डू। कथन किससे संबंधित है? मार्शल से, जैकब वार्नर से, रॉबिन्सन से, या ऑप्शन डी है सिमुलसन से। व्हाट इकोनॉमिक्स इज द व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो यह जैकब वार्नर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यह आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें अर्थशास्त्री को उसके अध्ययन क्षेत्र के आधार पर परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि पीसीसी बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाए तो संकेत किसका करता है? आर्थिक विकास का, बेरोजगारी का, मंदी का, या संसाधन की कमी का? तो जो पीसीसी बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाता है तो यह किसका संकेत है? तो यह आर्थिक विकास का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संसाधनों तथा तकनीकी में वृद्धि से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, व्याख्या कम दूंगी क्योंकि अंत समय में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप करिए और रिवीजन करिए। 50 प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में देखेंगे हम लोग मैराथन के। अपॉर्चुनिटी कास्ट की अवधारणा किससे जुड़ी हुई? चयन से, उत्पादन से, वितरण से, उपभोग से। जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है यानी अवसर लागत है, यह किससे सर्वाधिक जुड़ी हुई है? अपॉर्चुनिटी चयन की समस्या से, चयन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 204 है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित नहीं करता है। विकल्पों की उपलब्धता, आय स्तर, वस्तु की प्रकृति, उपभोक्ता का रक्त समूह। तो मांग की कीमत लोच को उपभोक्ता का रक्त समूह से कोई संबंध नहीं है। विकल्पों की उपलब्धता, आय का स्तर, वस्तु की प्रकृति, ये तीनों प्रभावित करते हैं। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित उपभोक्ता रक्त समूह नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 205 है, गिफिन वस्तु समानतः होते हैं विलासक वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, पूरक वस्तु, या स्वतंत्र वस्तु। तो जो गिफिन वस्तु होती है वह निम्न स्तरीय वस्तु होती है, क्योंकि व्यक्ति की आय बढ़ने पर इसकी मांग कम हो जाती है और जब इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है। यह मांग का अपवाद है। इन्फीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स। देखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है कि क्या इन्फीरियर गुड्स गिफिन गुड्स हो सकते हैं? तो जी नहीं, जरूरी नहीं है कि गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होते हैं, लेकिन गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं। गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स का मतलब जो इन्फीरियर गुड्स है वो गिफिन गुड्स के अंदर ही आता है। दिया है इन्फीरियर गुड्स गिफिन नहीं होते हैं, लेकिन गिफिन वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स होते हैं। जी, इन्फीरियर गुड्स गिफिन नहीं होते हैं, लेकिन गिफिन वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स होते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन में अंतिम खर्चा किया गया रुपया क्या देता है? अधिक संतुष्टि, कम संतुष्टि, समान संतुष्टि, शून्य संतुष्टि। प्रश्न नंबर 206 का, तो उपभोक्ता संतुलन में अंतिम खर्च किया गया रुपया समान संतुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्योंकि यम यू एक्स बटा में पी एक्स बराबर यम यू वाई बटा में पी वाई की शर्त यही दर्शाती है। प्रश्न नंबर 207 है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की प्रमुख धारणा क्या है? उपयोगिता मापी जाती है, उपयोगिता नहीं मापी जाती है, उपयोगिता क्रमबद्ध होती है, एमआर स्थिर रहती है। तो कार्डिनल अप्रोच की अवधारणा मार्शल द्वारा विकसित की गई है, इसमें उपयोगिता मापी जाती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किस पर आधारित है? एक यूटिलिटी की दो अप्रोच हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में गणना होती है और ऑर्डिनल में क्रमिक होता है। तो ये क्रमिक मापन पर आधारित है। इसको हिक्स और एलन ने दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एमआरएस घट रही हो तो ऐसी होगा, कैसा होगा? उत्तल, अवतल, सीधी रेखा या यल आकार का? प्रश्न नंबर 209 का कौन सा उत्तर होगा? तो जब एमआरएस बढ़ रही होती है तो उस समय प्रश्न नंबर 209 का अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 201 है, 210 है, उत्पादन फलन में तकनीकी का संबंध होता है किससे? लागत आय से, आगम और निर्गत से, और ऑप्शन सी है कीमत और मांग से, ऑप्शन डी है लाभ और लागत से। तो उत्पादन फलन में तकनीकी का संबंध आगत और निर्गत से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 211 है, टीपी अधिकतम होती है तब एमपी 0 होता है। प्रश्नों को देख लीजिए। एपी अधिकतम कब होता है? तो जब एमपी बराबर एपी होता है तो एपी अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 212 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लागत उत्पादन शून्य होने पर भी देनी पड़ती है? तो वो होती है टोटल फिक्स्ड कास्ट। टोटल कास्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। तो उत्पादन नहीं होने पर भी टीएफसी देना पड़ता है। 213 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एएफसी वक्र कभी नहीं एक्स अक्ष को छूता है, वाई अक्ष को छूता है, दोनों को सीधी रेखा होता है। तो जो एएफसी होता है वह कभी नहीं एक्स अक्ष को टच करेगा, नहीं वाई अक्ष को टच करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 214 का देखिए, 214 का एएफसी वक्र कभी भी किसको नहीं छुएगा? एवरेज फिक्स्ड कास्ट। अच्छा, एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है वह कभी नहीं एक्स अक्ष को छुएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये गलत होगा, मतलब एक्स अक्ष को कभी वो छुएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा। एएफसी लगातार घटती है लेकिन शून्य कभी नहीं होते। जी, हमें ही कंफ्यूज हो गया था। यदि एमसी घट रही है तो सामान्यतः क्या होगा? एबीसी भी घटेगा, एबीसी भी बढ़ रहेगा, टीआर बढ़ेगा, एआर घटेगा। प्रश्न नंबर 215 है, तो जब एमसी घट रही हो तो सामान्यतः एबीसी भी घट रही होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, परफेक्ट कंपटीशन में उद्योग की सप्लाई कर्व कैसी होती है? फर्म की सप्लाई कर्व का योग होता है, डिमांड कर्व होती है, एमआर कर्व होती है, एआर कर्व होती है। परफेक्ट कंपटीशन में उद्योग की सप्लाई कर्व क्या होती है? तो फर्म की सप्लाई कर्व का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोनोपोली में दीर्घकाल में हानि क्यों कम देखने को मिलती है? मोनोपोली में दीर्घकाल में हानि क्यों देखने को कम मिलती है? प्रवेश बाधाओं के कारण, सरकारी सहायता के कारण, कम लागत के कारण, कम उत्पादन के कारण। तो सरकारी बाधाओं के कारण हानि कम देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 218 है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ब्रांड का नाम का महत्व क्यों है? प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण, लागत कम करने के कारण, मजदूरी बढ़ाने के कारण या पूंजी बढ़ना। किस कारण मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ब्रांड का नाम महत्व क्यों है? प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण। अगला प्रश्न है, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार में फर्म अक्सर किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा करता है? कुल मूल्य प्रतिस्पर्धा, केवल गुणात्मक
मूल्य एवं गैर मूल्य दोनों या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो मूल्य और गैर मूल्य दोनों प्रकार का प्रतिस्पर्धा करता है अल्पाधिकार में फर्म। अगला प्रश्न है, कार्टेल का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? कीमत स्थिर रखना, कीमत बढ़ाना, लाभ बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो जो कार्टेल का उद्देश्य होता है, कीमत स्थिर रखना होता है, कीमत बढ़ाना भी होता है, लाभ कमाना भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक लगान की अवधारणा आधुनिक सिद्धांत में किस पर लागू होती है? केवल भूमि पर, केवल श्रम पर, या सभी उत्पादक कारकों पर, या केवल पूंजी पर? तो ये सभी उत्पादन कारकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 222 है, वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी यदि कीमत घटे, कीमत बढ़े, मुद्रा मजदूरी घटे, उत्पादन बढ़े। वास्तविक मजदूरी कब बढ़ेगी? 222 का उत्तर कौन सा सही होगा? जब कीमतें घटेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लिक्विडिटी ट्रैप किस सिद्धांत से संबंधित है? लगान से, मजदूरी से, ब्याज से, लाभ से? तो जो लिक्विडिटी ट्रैप है वह ब्याज से संबंधित है। और लिक्विडिटी ट्रैप यानी तरलता जाल का सिद्धांत किसने दिया था? केन्स ने दिए थे। 223 का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 224 है, नाइट के अनुसार लाभ का कारण है जोखिम, अनिश्चितता, नवाचार, बचत। तो नाइट के अनुसार लाभ का कारण अनिश्चितता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पूंजी देना, मजदूरी देना, नवाचार करना, कर देना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य नवाचार करना है शुम्पीटर के अनुसार। 226 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दिए थे जी, मार्शल कंज्यूमर सर्प्लस दिए थे जी, रॉबिन्सन वेलफेयर डेफिनेशन दिए थे जी, नहीं, चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिए थे। तो जी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 227 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार करना है? पीसीसी के अंदर का बिंदु संसाधनों को अपूर्ण प्रयोग को दर्शाता है। पीसीसी बाहर का बिंदु वर्तमान साधनों को अपर्याप्तता को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है? 227 तो दोनों सही है। 227 पीसीसी के अंदर का बिंदु साधनों की अपूर्णता का उपयोग को दर्शाता है और बाहर का बिंदु वर्तमान साधनों की अपर्याप्तता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 28 है, 200 यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ती है और मांग 10% घटती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो 2 होगी। ऑप्शन नंबर दिया है 228 का जी नहीं। कीमत 20% बढ़ती है और मांग 10% घटती है तो मांग की कीमत लोच। तो इसका होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत लोच का सूत्र होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग 10 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 है। तो कितना होगा? 1/2 यानी ये होगा 0.5। ऑप्शन नंबर ए होगा। मांग की कीमत को लोच के परिवर्तन सूत्र होता है मांग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 10 हुआ है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 है। तो इसलिए 10/20 बराबर 1/2 बराबर 0.5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मांग बेलोचदार है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का संबंध किससे है? हीरा-पानी विरोधाभास से, गिब्सन विरोधाभास से, मजदूरी से, लागत विरोधाभास से। प्रश्न नंबर 229 का उत्तर कौन सा सही होगा? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू इसका संबंध किससे है? तो हीरा-पानी विरोधाभास से। हीरा-पानी विरोधाभास किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिए थे। ये क्या है? पानी की उपयोगिता अधिक है लेकिन कीमत कम है, जबकि हीरे की उपयोगिता अपेक्षाकृत कम है लेकिन कीमत ज्यादा है। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? टीयू जब अधिकतम होता है, यमयू 0 होता है जी बिल्कुल सही है। यमयू ऋणात्मक होता है, ट्यू घटती है जी
यमयू अधिकतम होता है तो ट्यू शून्य होता है। और ऑप्शन डी है यमयू घट रही है तो लेकिन धनात्मक, यमयू घट सकती है लेकिन धनात्मक रह सकती है। 230 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत है। प्रश्न नंबर 231 है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का प्रमुख लाभ क्या है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का प्रमुख लाभ क्या है? उपयोगिता को मापा जाता है, उपयोगिता को क्रमबद्धता है, उपयोगिता को समाप्त करता है, मांग को समाप्त करता है। तो इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित है, यह उपयोगिता को क्रमबद्ध करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारणा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की नहीं है, आईसी कर्व की नहीं है? तर्क संगत उपभोक्ता, घटती एमआरएस, उपयोगिता का गणनात्मक माप, वस्तुओं का विभाजन। तो जो आईसी कर्व एनालिसिस में उपयोगिता का गणनात्मक मापन नहीं होता, क्रमबद्ध पर आधारित होती है, वो ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित है। जो सीमांत उपयोगिता नियम है और समसीमांत उपयोगिता नियम है, ये दो गणनात्मक अप्रोच पर आधारित है। आईसी कर्व ये सब ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित है। प्रश्न है यदि एमपी एपी से अधिक है तो एपी क्या होगा? ये फिगर से संबंधित प्रश्न है। यदि आपको फिगर से संबंधित डाउट है तो आप हमारे सेशन को देख सकते हैं, वहाँ पे मैं क्लियर की हूँ। एमपी एपी से अधिक है तो एपी क्या करेगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, शून्य रहेगा? प्रश्न नंबर 233 का उत्तर कौन सा सही होगा? ए, बढ़ेगी। 234 नंबर का प्रश्न है लागत वक्र के यू आकार का मुख्य कारण क्या है? उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पूर्ति का नियम। 234 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो लागतों का यू आकार का मुख्य कारण परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लागत शून्य नहीं होती? एएफसी, एबीसी, एमसी, टीबीसी। तो जो एएफसी होती है वो कभी शून्य नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एवरेज फिक्स्ड कास्ट, औसत स्थिर लागत। प्रश्न नंबर 236 है कथनों का सही कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन में ए आर बराबर एम आर होता है, मोनोपोली में ए आर बराबर एम आर होता है, मोनोपोली में एम आर इज ग्रेटर देन ए आर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इज लेस देन एम आर होता है। तो देखिए परफेक्ट कंडीशन में ए आर बराबर एम आर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होता है क्योंकि लागत ज्ञात नहीं होती, मांग ज्ञात नहीं होती, कीमत एवं मात्रा निश्चित संबंध नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। 237 का मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होता है क्योंकि कीमत और मात्रा में निश्चित संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 238 है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मुख्य प्रतिस्पर्धा किस आधार पर होती है? मजदूरी पर, ब्रांड एवं विज्ञापन पर, लगान पर, ब्याज पर। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा ब्रांड और विज्ञापन पर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। किंग डिमांड कर्व थ्योरी का संबंध किससे है? मोनोपोली से, परफेक्ट कंपटीशन से, ओलिगोपोली से, मोनोपोसोनी से। तो किंग डिमांड कर्व का संबंध ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्राइस लीडरशिप किस बाजार की संरचना की विशेषता है? तो प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार की विशेषता है। अब केवल 10 प्रश्न बचे हैं। क्या मिलान करना है? क्या गोसेन, रिकार्डो, केन्स, नाइट, डीएमयू, रेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और सर्टेनिटी। देखिए गोसेन ने डीएमयू दिए हैं, रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दी है, केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस दी है, नाइट ने अनसर्टेनिटी दिए हैं। ये सभी मिलान सही हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है सही युग्म चुनिए। हाले रिस्क थ्योरी दिए हैं, शुम्पीटर इनोवेशन थ्योरी दिए हैं, चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिए हैं। ऑप्शन दी है उपरोक्त सभी। तो सभी सही। हाले ने रिस्क थ्योरी दी है, शुम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी है, चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अब केवल 8 प्रश्न अभी बाकी हैं। दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा, और जो भी कमी होगी वो भी बताइएगा। निम्नलिखित में से गलत सुमेल है। कुर्नोट मॉडल डुओपोली से संबंधित है, पाल स्विजी किंग डिमांड कर्व से संबंधित है, मार्शल सेक्रेसिटी डिफिनेशन से संबंधित है, रॉबिन्सन सेक्रेसिटी डिफिनेशन से संबंधित है। देखिए, कुर्नोट डुओपोली से संबंधित है, स्विजी किंग डिमांड कर्व से संबंधित है, और रॉबिन्सन सेक्रेसिटी डिमांड डिफिनेशन से संबंधित, जबकि मार्शल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मार्शल वेलफेयर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 244 है, आर्थिक लगान केवल भूमि पर लागू होती है। आधुनिक सिद्धांत आर्थिक लगान को सभी उत्पादन कारकों पर लगाते हैं। कौन सा सही है? तो देखिए, आर्थिक लगान केवल भूमि पर लगाती है, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 244 का ए गलत है। आधुनिक सिद्धांत आर्थिक लगान को सभी उत्पादन के कारकों पर लागू करते हैं, तो जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 245 है, वास्तविक मजदूरी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कीमतों में वृद्धि से वास्तविक मजदूरी बढ़ती है। तो देखिए, वास्तविक मजदूरी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है, जी बिल्कुल। और कीमतों में वृद्धि से वास्तविक मजदूरी बढ़ती नहीं है, घटती है। प्रश्न नंबर 245 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल एक सही है। कीमतों में वृद्धि से वास्तविक मजदूरी घटती है। प्रश्न नंबर 246 है, किंग्स ने ब्याज की तरलता बढ़ता सिद्धांत दिया था, जी बिल्कुल सही है। फिशन ने समय बढ़ता सिद्धांत दिया था, जी ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 247 है, हाले ने लाभ का जोखिम सिद्धांत दिया था, नाइट ने लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। दोनों सही है, दोनों गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है। 247 का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाले ने जोखिम सिद्धांत दिया था और नाइट ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 248 है, इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक है तो वस्तु कौन सी होगी? तो वह इन्फीरियर गुड्स होगी। 248 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आय बढ़ने पर इन्फीरियर गुड्स की मांग कम हो जाती है। अगला प्रश्न है 249, निम्नलिखित में से कौन सी बाजार संरचना वास्तविक जीवन के सबसे नजदीक मानी जाती है? तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बाजार संरचना वास्तविक जीवन के सबसे निकट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 50, वेलफेयर डिफिनेशन रॉबिन्सन ने दिए हैं, कथन सही निकालना है। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस, रिकार्डो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, केन्स रेंट थ्योरी। तो देखिए, कौन सा सही है? तो मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा दिए थे, रॉबिन्सन ने सेक्रेसिटी डिफिनेशन से संबंधित है, और वेलफेयर डिफिनेशन मार्शल ने दिए हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्स ने दिए हैं, और रेंट थ्योरी रिकार्डो ने दिए हैं। दोस्तों, इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो 250 प्रश्न का वादा किए थे वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अब बताइएगा कि क्या और वीडियो चाहिए या टीजीटी परीक्षा के बाद मैं अपलोड करूं। और दोस्तों, सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, मैं बताऊं, टीजीटी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स और टिप्स हैं कि अब कल बस एक दिन का टाइम है। अब कुछ नया नहीं पढ़िएगा, बस जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस मारिएगा, और अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा, और परीक्षा हॉल में जा कर के ज़्यादा पैनिक नहीं होइएगा। जो भी आप अपने आप से कहिए कि मैं जितना भी तैयारी की हूँ, हम सबसे अच्छा की हूँ, अच्छा करके आऊँगी। और अपने प्रश्न पत्र पर जो शर्तें या जो वस्तुएं मांगी गई हैं वही लेकर जाइएगा, जैसे आधार कार्ड, जैसे आईडी कार्ड, मतलब कोई भी आईडी प्रूफ, ओरिजिनल और उसका 2 कॉपी, फ़ोटो, नीली बॉल पॉइंट पेन, और जो भी लिखा होगा वो ले लीजिएगा। और कुछ अनर्गल चीज़ें लेकर नहीं जाइएगा, कुछ महंगी चीज़ें लेकर नहीं जाइएगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में आपको वो पैनिक यानी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अपने पेपर का जो जहाँ सेंटर गया है उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एक दिन पहले या नज़दीक होगा तो उस दिन जाइएगा,
लेकिन ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा और अपने आप को समझाइए कि मैं जो भी तैयारी किया हूँ वो सबसे बेहतर है। परीक्षा को केवल पढ़कर ही नहीं जाता है, आत्मविश्वास से, रणनीति बताकर आत्मविश्वास से भी जीता जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर देकर आइएगा। तो अपना ज़रूर स्कोर बताइएगा कितना आप सही किए। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।